सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कर दी है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव, इस शख्स को किसी भी कीमत पर रोकना है और इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया है। और जहां मैं साम दाम दंड भेद की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसमें मैं शामिल करना चाहूंगा गोदी मीडिया को। और मैं आपको बताना चाहूंगा बाकायदा एक प्लान के साथ विपक्ष को उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासकर जिन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी घिर रही है, यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो घोटाला सामने उभर कर आया है, उस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरना। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प मगर हास्यास्पद चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों। आप इस वीडियो में देखिएगा, हर एंकर एक जुबान में बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि अरे, अगर समाजवादी पार्टी ने 1 रुपया नहीं दिया राम मंदिर के निर्माण में, या कांग्रेस के नेताओं ने 1 रुपया नहीं दिया राम मंदिर के निर्माण में, तो आपको किसने अधिकार दिया है इस मुद्दे पर सवाल करने का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पत्रकार को यह सवाल करना चाहिए? आगे मैं आपको बताऊंगा कि पत्रकार को क्या सवाल करना चाहिए, मगर पहले देखिए रट्टू तोतो की तरह गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स किस तरह से एक जुबान में बोल रहे हैं। सुनिए। आपने ट्रस्ट में कितना चंदा दिया? समाजवादी पार्टी ने आपने 1 रुपया चंदा नहीं देंगे और चंदे पर सवाल उठाएंगे। राम विरोधी कब तक रचेंगे मंदिर निर्माण के खिलाफ साजिश? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया है तीर्थ ट्रस्ट को? और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर बनाने में कोई योगदान दिया गया है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। मेरे दर्शक भी पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप किया उन्होंने। आपने चंदा दिया है? हमारा समाजवादी पार्टी के किस नेता ने चंदा दिया है? बताइए। इस पूरे राम जन्मभूमि के केस को सेटल नहीं होने दिया। आपका तो ऑब्जेक्शन इस पे शुरू से था। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो अब बैकडोर से। आज मैं इन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, आपका सवाल यह होना चाहिए कि 1990 से लेकर अब तक हमारी आस्था पर सवाल होकर राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए जमा किए गए। आज उस पैसे को मनमाने तरीके से खर्च किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2 करोड़ की जमीन जो 18 करोड़ में जाके बिकी, उस जमीन को जिन लोगों ने बेचा, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, उन दोनों का आपराधिक इतिहास है। खुद वहां की पुलिस, यानी कि अयोध्या पुलिस के रिकॉर्ड्स में वो भगोड़े हैं, वो कई घोटालों में शामिल हैं। यानी कि हमारा जो पैसा जो हमने राम मंदिर के नाम पर दिया था, वो पैसा ऐसे लोगों से जमीन खरीदी जा रही है जिनका आपराधिक इतिहास है, जो भगोड़े बताए जा रहे हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के शब्द हैं। तो आज मैं समझना चाहता हूं कि क्या इन एंकर्स ने सवाल किया? दोस्तों, अखिलेश यादव को हराना है और इस जुगत में किस तरह से टारगेट किया जा रहा है विपक्ष को भी, उसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूं दोस्तों। यह है मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18, और उसकी यह खबर क्या कहती है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उसकी खबर यह कहती है कि सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में बहुत कम मात्रा में लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सोनिया गांधी इसकी जवाबदेही दें। और दोस्तों, जैसे ही मुकेश अंबानी का ये चैनल ये खबर लेकर आता है, इनके कोई पत्रकार हैं अमन शर्मा, जैसे ये खबर लेकर आता है, उसके बाद यह शख्स पीयूष गोयल इस खबर को बुनियाद बनाकर यह कहता है जो आपके स्क्रीन पर है। यहां पर यह अखिलेश यादव को टारगेट कर रहा है कि अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम पैदा किए, जिसके चलते रायबरेली में जो है लोग कम मात्रा में वैक्सीन लगा रहे हैं। चलिए, गोदी मीडिया की तो बात समझ आती है कि वो आपके रहमो करम पर पल रहे हैं, आपके फेंके हुए रोटी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनकी मैं बात समझ सकता हूं। पीयूष गोयल, आपने भी एक लंबी चौड़ी फौज पाल रखी है गालीबाज ट्रोल्स की। मेरा आपसे सवाल कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में वैक्सीन लगाई जाए, यह जिम्मेदारी किसकी होती है?
वहां स्थानीय कलेक्टर की। वो कलेक्टर किसके अंतर्गत आता है? या तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी राज्य सरकार है? अखिलेश यादव की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। किसकी राज्य सरकार है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? मनमोहन सिंह तो रहे नहीं, पिछले 7 सालों से वो प्रधानमंत्री हैं नहीं। अब कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछता हूं पीयूष गोयल, आप इतनी समझदारी का काम कैसे कर सकते हैं? मुझे बताइए कि कोरोना वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारियों, केंद्र सरकार के अधिकारियों की है और किसी की नहीं है। मगर आपने देखा दोस्तों किस तरह से इन्होंने बाकायदा सुपारी ले रखी है और पीयूष गोयल ने यहां जानबूझकर अखिलेश यादव का नाम जोड़ दिया। अब बताइए ना दोस्तों, मैं आपको जो तमाम चीजें बता रहा हूं पूरी तरह से तथ्य पर है। इसमें क्या अलग है मुझे बताइए। और यही नहीं, अचानक यानी कि पिछले 2 दिनों से एक बहुत दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। खबर यह आई है और वो खबर आपके स्क्रीन पर, यह पत्रकार क्या कह रहा है। जी हां, इसने कई बार पत्रकारिता का नाम रोशन किया है। कैसे रोशन किया है यह देखिए आपकी स्क्रीन पर, मंगल ग्रह का प्राणी बनके। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सकता है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सरकारी सुविधाओं में होगी कटौती। और देखिए जी न्यूज पर इस पर डिबेट कर रहा है, कड़े कानून से ही कंट्रोल होगी जनसंख्या। पॉपुलेशन पॉलिटिक्स पर ट्वीट कीजिए। इसके बाद देखिए ताल ठोककर, पॉपुलेशन कंट्रोल से ही सारी समस्याएं दूर, पॉपुलेशन पॉलिटिक्स पर ट्वीट कीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है यह जनसंख्या कानून अब जाकर क्यों लाया गया है, जबकि 8 महीने बचे हुए हैं? आपके पास 4 साल थे ना, आप 4 साल में आम सहमति बना सकते थे, मंत्रणाएं कर सकते थे उन लोगों से जिन्हें आपको लगता है जनसंख्या कानून का अनुसरण नहीं करते। आप क्यों कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले 8 महीने में ढेरों ऐसी केस स्टडीज आएंगी आपके सामने कि सलमा बेगम को देखिए, उनके 12 बच्चे हैं, या शफीला बानो को देखिए, उनके 10 बच्चे हैं। और न्यूज चैनल्स में खबरें इस तरह की भरमार होंगी, इस तरह की खबरों की। और ये क्यों लाया गया बताइए? मैंने आपको दोनों मिसालें बताई। पहले, मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, ट्रस्ट जिस तरह से विवादों में फंसा हुआ है, इसके लिए पूरा दोष समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर मढ़ो। यह कहो कि आपने कौन सा पैसा दिया है, आपने कौन सा चंदा दिया है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि कल को यही मीडिया आपसे पलटकर बोल दे कि चूंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, इसलिए आपको इस सरकार से सवाल करने का अधिकार ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन न्यूज चैनल से, अगर किसी ने प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया या बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? हां, इस संविधान के अंतर्गत क्या बराबरी का अधिकार उसको है या नहीं? ये न्यूज चैनल दोस्तों उस नीचता तक गिर सकते हैं। और आज की तारीख में राम मंदिर पॉलिटिक्स को, खासकर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है, आपसे खबरें छुपाई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज लॉन्ड्री जैसे कुछ गिने चुने पोर्टल्स हैं, या लाइव टीवी जैसे कुछ गिने चुने पोर्टल्स हैं जो आज की तारीख में सवाल कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये खबर देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और अयोध्या के मेयर, और उनके साथ में उनके भतीजे हैं। खबर क्या है दोस्तों, हेडलाइंस देखिए। एक्सक्लूसिव, अयोध्या मेयर के भांजे ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी, राम जन्मभूमि को 2 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दी। खबर क्या है, और इससे दोस्तों संतों के अंदर जबरदस्त नाराजगी है। ये तमाम गोदी मीडिया चैनल्स आपको यह नहीं बता रहे हैं कि आज की तारीख में संत भी इस बात को लेकर नाराज हैं। खबर क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अयोध्या के जिस इलाके में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसी से सटा जमीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोट रामचंद्र इलाके में स्थित इस भूमि की संख्या है 135। इस साल के फरवरी महीने तक महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य के नाम थी। 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण उपाध्याय नाम के एक शख्स ने 20 लाख रुपए में उनसे जमीन खरीद ली। न्यूज लॉन्ड्री को मिले दस्तावेज में पता चला है कि दीप नारायण ने 3 महीने बाद, यानी कि 11 मई 2021 को वही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दी, यानी कि 12 गुना ज्यादा। मैं एहतराम करना चाहूंगा, सल्यूट करना चाहूंगा न्यूज लॉन्ड्री को, क्योंकि जैसे उनकी यह खबर आती है,
मीडिया पर दबाव बढ़ता है और मीडिया को मजबूरन ये खबर करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, आज तक बाकायदा महंत देवेंद्र दास जी का इंटरव्यू ले रहा है आपके स्क्रीन पर, और संजय सिंह ने, जो कि इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सांसद है, वो क्या कह रहे हैं। महंत देवेंद्र दास ने कहा, मेरे पास बीजेपी के मेयर आए थे, उन्होंने कहा ट्रस्ट को मंदिर के लिए जमीन की जरूरत है, इसलिए मैंने 20 लाख रुपए में दिया। उन्होंने 2.5 करोड़ में क्यों बेच दी, ये उनसे पूछिए। राम जी सब देख रहे हैं, जो राम को ठगेगा वो खुद ही ठगा जाएगा। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है आज तक का तेज चैनल। श्री राम मंदिर द्वारा ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में 2 और सौदे विवाद के घेरे में आ गए हैं। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे, एक बार फिर दीप नारायण उपाध्याय की भूमिका है। दीप नारायण ने 20 लाख रुपए की जमीन राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ में बेच दी। बात यहां नहीं रुकती, यह देखिए मेयर का भतीजा पत्रकार मिलिंद खांडेकर इस खबर को ट्वीट कर रहे हैं। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजा दीप नारायण के 2 जमीन के सौदे। अब वो दूसरे सौदे की बात कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दूसरे सौदे में दीप लाख ने 27 लाख में जमीन खरीदकर ट्रस्ट को 1 करोड़ में बेची, यानी 5 गुना ज्यादा। बात यहां नहीं रुकती, आगे और आइए दोस्तों। अयोध्या जमीन में नया मोड़। अब देखिए संत जो हैं इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप सुन चुके हैं एक संत को जिसकी जमीन खरीदी गई और 12 गुना ज्यादा दाम में बेची गई आपके सामने। अयोध्या जमीन विवाद में नया मोड़, महंत बृजमोहन दास का बड़ा बयान। 135 नंबर की जमीन मेरी है, प्रशासन के कहने पर हमने राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को जमीन मुफ्त में दान दी थी, मुझे नहीं पता जमीन का कहां कहां सौदा किया गया, सुनकर ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब देखिए भारत समाचार क्या कह रहा है। जमीन घोटालों को लेकर साधु संत नाराज। घोटालों को लेकर ट्रस्ट के खिलाफ साधु संत मीटिंग कर साधु संतों ने अपना विरोध जताया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों साधु संत क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह उनकी मीटिंग की तस्वीर। साधु संत यहां पर जबरदस्त नाराज हैं कि राम मंदिर पर या राम के नाम पर यह क्या गड़बड़ झाला हो रहा है। क्या कह रहे हैं संत, आप खुद सुनिए दोस्तों। मैं इसके लिए माननीय अपने पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि अयोध्या की गरिमा और महिमा और मर्यादा के विपरीत कार्य हो रहा है। इसमें जो दलाल लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इनकी उच्च स्तरीय जांच हो और इन पर कार्रवाई हो। जांच करके यदि दोषी हैं तो दोषियों को सजा मिल जाए अथवा आरोप लगाने वाले के ऊपर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन जांच इसकी आवश्यक है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा तब तक दूध और पानी अलग नहीं किया जा सकता। अब यह मुद्दा इतना गंभीर हो गया है, यह आपको इस बात से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को राम मंदिर के ऊपर बैठक बुला ली है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर दोस्तों। अयोध्या पर मोदी की मीटिंग, जमीन घोटालों के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री 25 जून को अयोध्या के विकास पर अफसरों के साथ बैठक करेंगे, योगी भी होंगे शामिल। सीधा सवाल मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन पहले जब एनडीटीवी ने जो तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, ये शख्स, उनसे जब सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि आप चंपत राय से सवाल पूछिए, और इस मुद्दे से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, नृपेंद्र मिश्र को तो आपने ही लगाया था ना, और ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त की गई है। क्या आप इस बात से नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि इसमें जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाते लोग हैं? तो ऐसे में नृपेंद्र मिश्रा इस सवाल से कैसे बच सकते हैं? और हमारी बिकी हुई, झुकी हुई मीडिया इन मुद्दों को क्यों नजरअंदाज कर रही है? और उठा सिर्फ इसलिए रही है, अगर आज तक उठा रही है इस मुद्दे को, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री ने आपकी तरफ जो है बहुत जबरदस्त पड़ताल की, जिसकी वजह से उन्हें झुकना पड़ा। मेरे जैसे पत्रकार लगातार अपने तमाम मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और दोस्तों, मैं अपने तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन पर कई जो भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो अंध भक्त हैं, वो अनाप शनाप कहेंगे कि तुम्हें किसने हक दिया राम पर सवाल करने के लिए। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, सवाल राम पर नहीं है, सवाल राम के नाम पर आस्था करने वालों को लेकर है। यह पैसा चंपत राय का नहीं है,
यह पैसा नृपेंद्र मिश्रा का नहीं है, यह पैसा उन लोगों का है जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए दान किए। और जब उन्होंने रुपए दान किए, उनका एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। आप कभी आपराधिक इतिहास के लोगों से जमीन खरीद रहे हैं, आप हमारे संतों से जमीन खरीद के उसे 12 गुना में बेच रहे हैं, ये तमाम सवाल तो होंगे ही ना। और ये मेरे अपने सवाल नहीं, ये वो तमाम संत सवाल उठा रहे हैं। तो जो लोग अनाप शनाप टिप्पणी करेंगे मेरे इस वीडियो के नीचे, उन्हें घेरिए, उनसे सवाल करिए कि आपकी रीढ़ क्यों झुकी हुई है, आप इस सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। जो लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करें, उनसे उन्हें घेरिए, उन्हें कटघरे में खड़े रखिए कि आप क्यों डर रहे हैं, आप किसके लिए 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर ट्रोल कर रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी रीढ़ नहीं है इस सरकार से सवाल करना, बताइए। दोस्तों, यही नहीं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त सिर्फ टव्वल चल रहा है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि एके शर्मा, वो ब्यूरोक्रेट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 4 महीने पहले भेजा था, उसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वाइस प्रेसिडेंट बनाकर छोड़ दिया। यह माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं दिल्ली आला कमान को उनके सामने झुका दिया। और यह बात भी सच है कि आने वाले 8 महीनों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच विवाद की खबरें नहीं सुनने वाले हैं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, इस वक्त वहां के विधायकों में जबरदस्त असंतोष है, क्योंकि ये वो विधायक हैं जो चाहते थे कि योगी को बदला जाए। अब उसके प्रमाण के तौर पर मैं आपको योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती स्वर पैदा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं उनके 2 से 3 इंटरव्यूज आपको दिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मुंह से गलती से कोई चीज निकल जाती है, मगर यह बात स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार दोहरा रहे हैं। क्या दोहरा रहे हैं? कि अभी चेहरे का फैसला नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, फैसला केंद्र सरकार करेगी। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर। चुनाव परिणाम के बाद योगी जी रहेंगे या कोई और नया चेहरा होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगा, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अरे अभी आपके पास चेहरे हैं, चेहरे की चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं? 2022 आएगा, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या केशव प्रसाद मौर्य, दोनों पिछड़ी जाति के नेता हैं और दोनों नाराज हैं। और आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य के भी वही तेवर हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी क्या कहा था कि फैसला जो है केंद्र सरकार करेगी, फैसला केशव प्रसाद मौर्य नहीं करने वाले हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त सिर्फ टव्वल चल रही है। आने वाले दिनों में 8 महीने हैं, यह बात तो तय हो गई है कि किस तरह की सियासत होने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने वाली बात, इसके जरिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। और मैं एक बात और कह दूं दोस्तों, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई धर्म यह नहीं कहता कि आप 10-12 बच्चे पैदा करें। जो आपको यह बात कहे वो आपको गुमराह कर रहा है। मगर यह बात भी सच है कि इस विधेयक, इस कानून का इस्तेमाल धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर यह सरकार आज से 4 साल पहले लेकर आती तो मैं इन पर विश्वास करता, मगर ठीक चुनाव के साल पर यह सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि इसके जरिए एक प्रचार पैदा किया जाए, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाए और उस प्रोपेगेंडा के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जाए और बार बार मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसकी मिसाल मैं आपको 3 मिसालें देना चाहूंगा। फैसल नाम के इस सब्जी वाले को बेरहमी से पुलिस पीटती है, सिर पे चोट लगने से इसकी मौत हो जाती है। इसका कुछ गुनाह नहीं था, लॉकडाउन के दौरान यह सब्जी बेच रहा था। मैं समझना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से, आपने यह अपराध क्यों किया? क्यों मारा इस 17 साल के बच्चे को? फिर बाराबंकी की खबर आती है, वहां 2 मस्जिदों को गिरा दिया जाता है। अदालत का आदेश था कि उसको न छुआ जाए, मगर नौकरशाहों ने इसे अंजाम दिया। मैं समझना चाहता हूं क्यों? पूरा राज्य कोरोना संकट का सामना कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि चलो मस्जिद को गिराया जाए। क्यों? ताकि मुसलमान भड़के सड़क पर आए, बवाल हो और फिर हिंदू मुस्लिम सियासत के चलते आप जीत की तरफ बढ़ें। फिर इस चेहरे को देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और उनका यह नेता नाजिम अली।
यह आदमी अलीगढ़ में मस्जिद के सामने 2 दलितों की बारात जा रही होती है, उसे रोक देता है और फिर यह बयान देता है नाज़िम अली कि मस्जिद में तो सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी और उसके सामने से हम बारात को नहीं जाने देंगे। दोस्तों, यही काम कई जगहों पर ठाकुरों ने या मेरे जैसे ब्राह्मणों ने दलितों के साथ किया। मैंने उस पर सवाल खड़े किए हैं कि आज साल 2021 में भी आप दलितों के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, बताइए। तो आप जानते हैं, अब यहां पर यह सवाल होना चाहिए कि AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी को तो एक भी सीट हासिल नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर यह नाज़िम अली खुलेआम इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहा है? इसका मकसद साफ है। इसका मकसद यह है कि AIMIM के नाम पर वहां पर एक बवाल खड़ा करो, एक भौकाल पैदा करो और उस भौकाल पैदा करने के बाद आप फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत खेलो। और एक बार अगले 8 महीने में हिंदू मुस्लिम की सियासत जमीन पर पहुंच जाती है तो फिर देश की जनता, प्रदेश की जनता कोरोना से जो तकलीफ हुई उसे भूल जाएगी। फिर वो जनसंख्या कानून विधेयक पर वोट देगी। फिर वो राम मंदिर ट्रस्ट के विवाद को भूलकर इस बात पर वोट देगी कि राम का अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बाकायदा प्रमाण के जरिए बता रहा हूं कि इनकी क्या सियासत है। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरह से अखिलेश यादव को रोकना है। मैं आज एक और दावा कर रहा हूं। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तब मायावती ने करीब 100 मुसलमानों को टिकट दी थी। इस बार भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि यादव जो है वो पारंपरिक तौर पर अखिलेश यादव का वोटर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मायावती इस बार कम से कम 100 सीटें यादवों और मुसलमानों को देगी और उसका मकसद साफ है, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था, जब इतने ज्यादा मुसलमानों को टिकट दी गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक हवा कर दी थी कि देखो अगर ये मुसलमान चुनकर आ जाए तो तुम्हारे सिर पर मुसलमान बैठ जाएंगे। अब ये सही है गलत है ये कोई एक अलग बात है, क्योंकि कितने जीते वो तो आप भी जानते हैं। मुद्दा यहां यह है कि ओवैसी के जरिए, इस कदम के जरिए एक हवा फैलाएगी और उस हवा के जरिए समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो गया। आज मेरी अपील उत्तर प्रदेश की जनता से है, अगर आप वाकई ये चुनाव लड़ना चाहते हैं मुद्दों पर जहां हम सरकार को जवाबदेह बनाएं उनके काम पर, तो इन मुद्दों से बचिए। देश का, प्रदेश का सांप्रदायिकरण, कॉम्युनलाइजेशन होने से बचाइए, नहीं तो आप और हम उसी रसातल में घुसे रहेंगे, उसी दलदल में फंसे रहेंगे और तरक्की के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको भड़काने का प्रयास किया जाएगा, लगातार किया जाएगा, मगर यह आपका इम्तिहान है कि आप भड़केंगे नहीं। आप एक समझदार वोटर की तरह वोट देंगे। आपको भड़काया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, मगर उससे बचिएगा। मेरी आपसे अपील है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।